The urea, uric acid and ammonia have to be removed totally or partially. और ये सब मेजर फॉर्म ऑफ अमोनिया N2 वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। अमोनिया रिक्वायर्स मोस्ट वाटर, अमोनिया सबसे ज़्यादा पानी लेता है अमोनिया, और यूरिक सबसे कम पानी लेता है तो ये सबसे कम टॉक्सिक है। अमोनिया सबसे ज़्यादा पानी लेता है तो ये मोस्ट टॉक्सिक है। अब अमोनिया के जो एनिमल होते हैं उन्हें कहते हैं एमोनोटेलिज्म। एमोनोटेलिज्म, इसका एग्जांपल है आइए बॉयफ्रेंड। आइए से हो गया एक्वेटिक इंसेक्ट, एक्वेटिक एम्फीबियन, बॉयफ्रेंड से हो गया बोनी फिश। और इनके एनिमल को कहते हैं एमोनोटेलिक और प्रोसेस को कहते हैं एमोनोटेलिज्म। एमोनोटेलिक और एमोनोटेलिज्म होता है प्रोसेस, एमोनोटेलिक होता है एनिमल। और एमोनिया क्विकली सॉल्यूबल होता है, जल्दी से सॉल्यूबल हो जाता है, एंड इज एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन और बाय गिल्स इन फिशेस एज अमोनियम आयन। ये क्विकली सॉल्यूबल हो जाता है पानी में, और गिल्स या डिफ्यूजन से ये चला जाता है अमोनियम आयन। किडनी से कर नहीं सकती एक्सक्रीट, किडनी कांट एक्सक्रीट इट, इट इज एक्सक्रीटेड बाय गिल्स और बाय डिफ्यूजन एंड एज अमोनियम आयन, अमोनियम IUM। अब आता है यूरिया। यूरिया के एग्जाम्पल है मफ्ता, मैमल MF से हो गया, मैरीन फिश TA से हो गया, टेरिस्ट्रियल एम्फीबियन। मफ्ता मैमल यूरिया का एग्जाम्पल। एमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है इन किडनी, नॉट इन लीवर। किडनी का फंक्शन है कि ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। अमोनिया को यूरिया में कौन कन्वर्ट करता है? ऑप्शन है लीवर और दूसरा है किडनी। तो किडनी करता है, लीवर नहीं करता। ऑल यूरिया इज नॉट रिमूव्ड एंड सम पार्ट ऑफ इट इज रिटेन्ड इन किडनी टू मेंटेन ओस्मोलैरिटी। सारा यूरिया रिमूव नहीं हो जाता, थोड़ा बच जाता है किडनी में ताकि ओस्मोलैरिटी बची रहे। और जो यूरिक एसिड होता है इसका एग्जांपल है रिब्स, RIBS। R से हो गया रेप्टाइल, I से हो गया इंसेक्ट, B से हो गया स्नेल, B से हो गया बर्ड, S से हो गया स्नेल। अब यूरिक एसिड में सबसे कम पानी की ज़रूरत होती है तो लीस्ट टॉक्सिक है, इन द फॉर्म ऑफ पैलेट या पेस्ट। अब बाकी के एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एंटीना ग्रीन क्रस्ट प्रॉन। एंटीना ग्रीन, जिसे कहते हैं एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड। क्रस्ट प्रॉन, क्रस्टेशियन प्रॉन्स। प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल, प्रोफ्लेम। इसका एग्जांपल है प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल का एग्जांपल है PRO से ही है। P से हो गया प्लेटियलमेंटिस, R से हो गया रोटीफर, O से 2 A बनेंगे, एम्फियोलक्स और एनिलिडा। अब आता है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया के एग्जांपल है अर्थवर्म और एनिलिड्स। नेफ्रीडिया की एग्जांपल है एनिलिडा और अर्थवर्म। माल्पीजियन टिब्यूल का एग्जांपल है कॉकरोच। अब किडनी की बात करते हैं। किडनी होता है लास्ट थोरैक्स से थर्ड लंबर। लेंथ है 10 से 12 सेंटीमीटर, 5 से 7 सेंटीमीटर विथ और 2 से 3 सेंटीमीटर थिकनेस। 10 से 12 लेंथ, 5 से 7 विथ, 2 से 3 थिकनेस। और इसका वेट है 120 ग्राम। केजी नहीं है, ग्राम है, 120 ग्राम। अब आता है इन सेंटर ऑफ कॉन्केव सरफेस ऑफ किडनी इज नोच कॉल्ड हिलम थ्रू विच यूरेटर ब्लड वेसल पास। अब है हिल, पेल्विस, कैलिसिस। इससे पहले हिल का वो कर लो, हिल से हो गया हीलम। हीलम एक कॉन्केव केव है, ना कि कॉन्वेक्स।
हीलम इज ए कॉनकेव इन सेंटर ऑफ किडनी। ये नोच है जिसके अंदर ब्लड वेसल और वो सब आता है। ये हुआ हीलम जिसके अंदर ब्लड वेसल, यूरेटर, ये सब एंट्री में आता है। हीलम। अब हीलम के अंदर आता है पेल्विस, रीनल पेल्विस, पेल्विस कैलिस। अब ये जो रीनल पेल्विस है ये फनल शेप्ड होता है। पेल्विस है फनल जैसा, जैसे फनल ऐसे होती है, तो ये है पेल्विस। हीलम के अंदर हुआ पेल्विस जो फनल शेप्ड है। अब पेल्विस के अंदर हुआ कैलिस। ये प्रोजेक्शन है रीनल पेल्विस के, हार्ट प्रोजेक्शन और रीनल पेल्विस। मतलब हीलम के अंदर पेल्विस, पेल्विस के अंदर कैलिसिस, पेल्विस कैलिसिस। और जो पेल्विस है वो फनल शेप्ड है और जो कैलिस है वो प्रोजेक्शन है। अब आते हैं किडनी के दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला। अब जो कॉर्टेक्स में सी आ रहा है, मेड्यूला में एम आ रहा है, तो एम से मेड्यूला से हो गया मेड्यूलरी पिरामिड और कॉर्टेक्स के सी से हो गया रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टीनी, कॉलम ऑफ बर्टीनी या रीनल कॉलम। ये कॉर्टेक्स का हो गया और मेड्यूला का हो गया मेड्यूलरी पिरामिड। मेड्यूलरी पिरामिड प्रोजेक्ट इनटू कैलिसिस, मेड्यूलरी पिरामिड प्रोजेक्ट इनटू कैलिसिस। और आउटर कॉर्टेक्स का हो गया मेड्यूलर, आउटर कॉर्टेक्स का हो गया रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टीनी, जो लिखा है एक्सटेंड्स बिटवीन मेड्यूलरी पिरामिड एज रीनल कॉलम कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्टीनी। अब कॉर्टिकल रीजन और मेड्यूला रीजन। जो मेड्यूला रीजन है उसका सिर्फ लूप ऑफ हेनले है, बाकी सब कॉर्टिकल रीजन में आते हैं। अब आता है एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं जो फंक्शनल यूनिट है। एक किडनी में 1 मिलियन, एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन है जो फंक्शनल यूनिट है। अब नेफ्रॉन के पार्ट्स आ गए। नेफ्रॉन के दो पार्ट्स होते हैं, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन के दो टाइप होते हैं, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। अब ये जो ग्लोमेरुलस है ये वाला पोर्शन है, एफरेंट इफरेंट वाला है ग्लोमेरुलस। और जो रीनल ट्यूब्यूल है वो है नीचे वाला, बाउमेन कैप्सूल, रीनल कॉर्पसल, ये सब रीनल ट्यूब्यूल के अंदर आता है। तो रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विद बाउमेन कैप्सूल। अब ये जो बाउमेन कैप्सूल है ये 2 वॉल है, ये मतलब 2 वॉल होती है बाउमेन कैप्सूल में। ये कप शेप होता है और ये ग्लोमेरुलस को एनक्लोज करता है। बाउमेन कैप्सूल 2 वॉल्ड है, कप शेप्ड है और एनक्लोज ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस जो है ये जो ऊपर वाला है, इज ए टफ्ट और कैपिलरी फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्टेरियोल। ब्लड इज कैरिड अवे बाय इफरेंट, अवे मतलब ये वाला इफरेंट, एंड कैरिड टूवर्ड्स बाय एफरेंट। अब ग्लोमेरुलस प्लस बाउमेन कैप्सूल, मतलब ग्लोमेरुलस प्लस बाउमेन कैप्सूल को हम कहते हैं रीनल कॉर्पसल या माल्फिजियन बॉडी। और रीनल ट्यूब्यूल है सिर्फ नीचे वाला, उसमें ग्लोमेरुलस नहीं आता। और जो रीनल कॉर्पसल या माल्फिजियन बॉडी है वो है ग्लोमेरुलस प्लस बाउमेन कैप्सूल। अब है इफरेंट ट्यूब्यूल, इफरेंट आर्टेरियोल फॉर्म पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, इफरेंट आर्टेरियोल फॉर्म पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, कैपिलरी नेटवर्क अराउंड रीनल ट्यूब्यूल। अब ये जो है इफरेंट आर्टेरियोल, ये जो इफरेंट है मतलब ये जो निकल रही है ये फॉर्म करती है पेरीट्यूबुलरी कैपिलरी, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी क्या होता है, ये है कैपिलरी नेटवर्क अराउंड रीनल ट्यूब्यूल, अराउंड रीनल ट्यूब्यूल, इसे कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। वासा रेक्टा इज माइन्यूट वेसल ऑफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, जो यू शेप्ड होता है। वासा रेक्टा में वी आ रहा है तो ये यू शेप्ड हुआ, वासा रेक्टा यू शेप्ड हुआ, माइन्यूट वेसल ऑफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। और पेरीट्यूबुलर कैपिलरी इज फॉर्म्ड बाय इफरेंट आर्टेरियोल, इट रैप्स अराउंड रीनल ट्यूब्यूल। अब ये जो पीसीटी है ये हाईली कॉइल्ड नेटवर्क है,
और ये जो हेनले लूप है ये एच आ रहा है तो एच से हेयर पिन शेप्ड है और इसमें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। हेनलेस लूप में हेनलेस लूप हेयर पिन शेप है और इसमें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। अब DCT की फुल फॉर्म है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल असेंडिंग लिम्ब फॉर्म्स इट। DCT को बनाता है असेंडिंग लिम्ब। अब कलेक्टिंग डक्ट DCT ओपन स्ट्रेट इनटू स्ट्रेट ट्यूब। ये जो सबसे पहले आता है PCT और फिर जो आता है वो है DCT। अब DCT बनाता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कलेक्टिंग डक्ट खुलती है मेडुलरी पिरामिड और मेडुलरी पिरामिड से रीनल पेल्विस। वही हिल पेल्विस कैलिसिस वह मेडुलरी पिरामिड के बाहर एक कलेक्टिंग डक्ट। तो सबसे पहले रीनल पेल्विस फिर मेडुलरी पिरामिड और फिर कलेक्टिंग डक्ट। तो सबसे पहले है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर है मेडुलरी पिरामिड और मेडुलरी पिरामिड के अंदर है रीनल पेल्विस। अब आता है नेफ्रॉन की बारी। नेफ्रॉन दो टाइप के होते हैं कॉर्टिकल और जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल कोर आ रहा है मतलब कि ये 99% में फाउंड होंगे कोर। तो इनका लूप ऑफ हेनले शॉर्ट है इन मोस्ट नेफ्रॉन और इनका वेरी लेस या नो वासा रेक्टा। या तो इनमें बहुत छोटा होगा वासा रेक्टा या होगा ही नहीं। अब जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन उल्टा है, इसमें लूप ऑफ हेनले लॉन्ग है, डीप इनटू मेडुला में रन करते हैं और इन वेरी लेस फाउंड और लूप ऑफ हेन और वासा रेक्टा बहुत लॉन्ग होता है। अब PCT प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये लाइंड होता है बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। PCT सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल PCT में क्यूबॉइडल वही क्यूब से था 10 डॉग नेफ्रॉन एंड ट्यूबुलर एंड ऑफ नेफ्रॉन और डॉग से डक्ट ऑफ ब्लड। क्यूबॉइडल एंड डॉग PCT। जो PCT है ये सरफेस एरिया बढ़ाती है। PCT सरफेस एरिया बढ़ाती है और तो इससे रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा एंड मेंटेन pH और pH को मेंटेन करती है एंड आयोनिक बैलेंस। तो जो PCT है ये क्यूबॉइडल से लाइंड होता है और ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है और pH को मेंटेन करता है। और ये जो DCT है DCT डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये था प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। DCT है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन करता है कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन और ये भी pH को मेंटेन करता है और सोडियम पोटेशियम बैलेंस बनाता है। ब्लड में सोडियम पोटेशियम बैलेंस बताता है DCT। और PCT के दो काम है, सरफेस एरिया बढ़ाता है और pH को मेंटेन करता है। और DCT है pH को मेंटेन करता है और कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन करता है और सोडियम पोटेशियम बैलेंस करता है ब्लड में। अब ये जो है ये PCT में सबसे पहले जो नीचे जा रहा है तो ये डिसेंडिंग हो गया, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये हो गया असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो ये जो असेंडिंग है ये वाला इसमें मिनिमम एब्जॉर्प्शन होती है, ये वाला सबसे कम एब्जॉर्प्शन इसी में होगी और ये हाई ओस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है। और यहाँ से पानी निकलेगा और यहाँ से NaCl निकलेगा, यहाँ से पानी यहाँ से NaCl। मतलब ये जो है असेंडिंग वाला ये परमिएबल है NaCl को इलेक्ट्रोलाइट को और इम्परमिएबल है वाटर को। लेकिन जो डिसेंडिंग वाला है ये परमिएबल है वाटर को क्योंकि पानी निकल रहा है और इम्परमिएबल मतलब बाहर जाने नहीं देगा इलेक्ट्रोलाइट को। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाएगा डिसेंडिंग वाला। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये कॉर्टेक्स से मेडुला एक्सटेंड होती है और ये पानी को रीएब्जॉर्ब करती है टू फॉर्म कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए पानी को रीएब्जॉर्ब करती है और ये थोड़ा सा यूरिया रखती है अपने पास ताकि ओस्मोलैरिटी बनी रहे कलेक्टिंग डक्ट। और ये pH को मेंटेन करती है बाय सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम। तो जो कलेक्टिंग डक्ट है वो कॉर्टेक्स से मेडुला की ओर चलती है, ये पानी को रीएब्जॉर्ब करती है और
यूरिया को थोड़ा रख लेती है टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी एंड, और ये पीएच को भी मेंटेन रखती है बाय सिक्रीशन ऑफ H+ एंड पोटेशियम। 3 स्टेप है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है ये फर्स्ट स्टेप है, इसे कहते हैं या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये ग्लोमेरुलस करता है। ये फर्स्ट स्टेप है और इसमें 1 से 1.2 लीटर ब्लड फिल्टर्ड होता है पर मिनट। 1 मिनट में 1 से 1.2 लीटर है 1 से 1.2 लीटर ऑफ ब्लड पर मिनट इसमें वो होता है, और ये बनाता है 1/5 ब्लड ऑफ हार्ट, 1/5 पम्प बाय 1 वेंट्रिकल पर मिनट। बात हो रही है पर मिनट की, मतलब कि ये फर्स्ट स्टेप है। इसमें 1 से 1.2 लीटर ब्लड फिल्टर होता है बाय किडनी पर मिनट, जो इक्वल है 1/5 ऑफ ब्लड पम्प बाय हार्ट पर मिनट। अब फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर। अब 3 लेयर होती है फिल्ट्रेशन। एपिथेलियम ऑफ बाउमेन, मतलब बाउ की एपी बाउ बेसमेंट और एंड ग्लोमेरुलर एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस। एपी बाउ पॉड एपी बाउ याद रखो। पॉड से हो गया पोडोसाइट सेल। पॉड एपी बाउ बेसमेंट और एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर। पॉड एपी बाउ, पॉड से हो गया पोडोसाइट सेल, कॉल्ड पोडोसाइट सेल। एपिथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल आर अरेंज्ड इन इंट्रिक मैनर सो एज टू लीव स्पेस, जिसे कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर। ऑल पास ऑन एक्सेप्ट प्रोटीन, प्रोटीन के अलावा सब पास हो जाता है, प्रोटीन के अलावा सब पास हो जाता है। पॉड एपी बाउ ये एपिथेलियम है और ये बाउमेन कैप्सूल है। ऑल पास एक्सेप्ट प्रोटीन। अब GFR इज अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनी पर मिनट, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनी पर मिनट, GFR। अब है GFR, अब है ये है 125 मिलीलीटर पर मिनट। GFR होता है 125 मिलीलीटर पर मिनट, जो है 180 लीटर पर डे, एक दिन में 180 लीटर। और ये रेगुलेट होता है बाय JGA सेल फॉर्म बाय मॉडिफिकेशन इन DCT एंड एफरेंट आर्ट्रियोल। तो JGA सेल कौन बनाता है? DCT और एफरेंट आर्ट्रियोल फॉर्म बाय मॉडिफिकेशन इन DCT एंड एफरेंट आर्ट्रियोल। JGA सेल बनाता है एफरेंट आर्ट्रियोल एंड DCT, मॉडिफिकेशन इन DCT एंड एफरेंट आर्ट्रियोल। Fall in GFR activates JG cell to secrete renin. जब GFR कम होता है तो JG सेल रेनिन सिक्रीट करते हैं, जिससे GFR बैक टू नॉर्मल हो जाता है। अब है यूरिन रिलीज है 1.5 लीटर। अब है रीएब्जॉर्प्शन की बारी। मतलब कि अभी हमने पढ़ा कि एपी पॉड बाउ और तो पोडोसाइट हो गया अरेंज इन इंटरसेल्युलर फिल्ट्रेशन। ऑल पास एक्सेप्ट प्रोटीन। GFR इज अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय किडनी पर मिनट 180 लीटर पर डे, रेगुलेटेड बाय JGA सेल। जब JGA सेल है फॉर्म बाय मॉडिफिकेशन इन DCT एंड एफरेंट आर्ट्रियोल एट देयर मीटिंग। फॉल इन GFR रेगुलेट्स JG सेल टू सिक्रीट रेनिन, और यूरिन रिलीज होता है 1.5 लीटर। अब है रीएब्जॉर्प्शन की बात। तो ये जो रीएब्जॉर्प्शन है, अब रीएब्जॉर्प्शन 99% हो जाता है बाय एक्टिवली और पैसिवली। एक्टिवली होता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, और पैसिवली होता है नाइट्रोजनस वेस्ट और वाटर। मतलब पैसिवली से याद रखो नाइट्रोजनस वेस्ट और वाटर, बाकी सब एक्टिवली है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, ये सब एक्टिवली है, और पैसिवली होता है नाइट्रोजनस वेस्ट और पानी। अब है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन है
हाइड्रोजन पोटेशियम इन सब का हेल्प्स टू मेंटेन आयोनिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड। मतलब कि रीएब्सॉर्ब हो रहा है 99% एक्टिवली हो रहे हैं ग्लूकोज अमोनिया एसिड सोडियम, और पैसिवली हो रहा है अमोनियम नाइट्रोजनस वेस्ट और वाटर। अब मैमल कैन फॉर्म 4 टाइम कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। मैमल 4 गुना कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बना पाता है। Henle loop and vasa recta important. Flow of blood in opposite direction to form counter current. Henle loop और vasa recta उल्टी चलती है। Henle loop और vasa recta ये दोनों उल्टी चलती है। अब इंक्रीजिंग osmolarity towards inner medullary intestinum। जैसे हम मेड्यूला की ओर बढ़ते हैं तो ओस्मोलैरिटी बढ़ेगी, जैसे 300 से 1200 हो जाती है। तो 300 है कॉर्टेक्स में और 1200 है मेड्यूला पे। 1200 है मेड्यूला पे, मतलब कि मेड्यूला तक जाते जाते ओस्मोलैरिटी बढ़ जाती है। मैमल कैन फॉर्म 4 टाइम कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। हेनले लूप एंड वासा रेक्टा। हेनले लूप एंड वासा रेक्टा उल्टी चलती है ताकि काउंटर करेंट बने और इंक्रीज, और 300 से 1200 बन जाता है। अब ग्रेडियंट कॉज बाय NaCl एंड यूरिया। अब NaCl को हेनले लूप, अब ये याद रखो कि यहाँ से पानी निकलेगा, यहाँ से NaCl निकलेगा, तो ये किस में निकलेगा, ये है असेंडिंग लिप, मतलब जो है हेनले लूप। हेनले लूप है ये। अब हेनले लूप के बाहर है वासा रेक्टा। वासा रेक्टा बाहर है, मतलब कि असेंडिंग लिप से अगर NaCl निकल रहा है तो वासा रेक्टा में जा रहा है। मतलब NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिप ऑफ हेनले लूप विच इज एक्सटेंड विद डिसेंडिंग। ये नीचे की हो जाएगा, ये उल्टा है ना, अगर ये असेंडिंग है तो ये डिसेंडिंग हो गया, ये डिसेंडिंग है तो ये असेंडिंग हो गया। विच इज एक्सटेंड विद डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा। इट इज रिटर्न टू इंटेस्टाइन बाय असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा। अब ये रिटर्न हो जाता है वासा रेक्टा के ये NaCl बाय असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा। मतलब ये अब ये यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकल के जब ये ऐसे नीचे आके वापिस इसमें आएगा तो ये एक्सचेंज हो जाएगा बाय असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा। अब ये यूरिया की बात कर रहा है, तो यूरिया एंटर असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप। यूरिया एंटर हो जाती है असेंडिंग लिम्ब पे। इट इज़ रिटर्न टू इंटेस्टाइन बाय कलेक्टिंग डक्ट। अब ये कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया निकल जाती है, मतलब यूरिया एंटर हो रही है असेंडिंग लिम्ब में, और ये और ये जो था NaCl ये भी असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा में आ रहा है बिटवीन हेनले लूप एंड वासा रेक्टा। इससे काउंटर करेंट बनता है। हेल्प्स इन इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट। मतलब यूरिया एंटर होगी असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप। यूरिया हेनले लूप में आएगी, असेंडिंग दोनों में है, दोनों में कॉमन है असेंडिंग, लेकिन एक में NaCl की बात हो रही है, एक में यूरिया की बात हो रही है। अब ये जो NaCl है ये असेंडिंग लिम्ब, इट इज असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा, और ये कलेक्टिंग डक्ट। अब चेंज इन ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम और आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन एक्टिवेट्स ओस्मो रिसेप्टर। मतलब इन पे जब चेंज होगा तो ओस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। तो जब BP और GFR जब बहुत ज़्यादा होंगे, मतलब अभी बहुत ज़्यादा है, तो हमें डाइल्यूट करने की ज़रूरत है। तो वह सिर्फ एक ही काम आता है, वो है हार्ट सीक्रेट ANF वासोडाइलेक्टर, स्टॉप रेनिन सिक्रीशन एंड ADH सिक्रीशन, और इससे सूसू ज़्यादा निकलेगा, प्रमोट वाटर लॉस, डायलेट्स यूरिन। मतलब जब हमारा BP बहुत ज़्यादा होता है तब हमें सूसू कम आता है। BP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सूसू आना। तो जितना BP होगा उतना ज़्यादा हमें सूसू आएगा। तो जब BP ज़्यादा होता है, नहीं, इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वो, तो अगर BP ज़्यादा है
तो सुसु नहीं आ रहा, तो ANF हार्ट वाला सुसु आएगा ताकि BP कम हो जाए। और जब GFR बहुत कम होता है, GFR कम है मतलब BP कम है, मतलब सुसु बहुत आ रहा है, तब हाइपोथैलेमस में एक तो ADH काम आएगा। ADH हाइपोथैलेमस रिलीज ADH कंस्ट्रिक्टिव अफेक्ट करता है ऑन ब्लड वेसल, ये BP बढ़ा देगा। BP बढ़ा देगा तो सुसु कम आएगा। एंड प्रिवेंट डाययूरेसिस, इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, सप्रेस ADH रिलीज। और दूसरा है JG सेल। JG सेल एक तो JG इरिथ्रोपोइटिन में काम आता है और एक इसमें आएगा। JG सेल रिलीज रेनिन। रेनिन जो है वो एंजियोटेंशन को एंजियोटेंशन 1 में, एंजियोटेंशन लीवर में बनता है, एंजियोटेंशन लीवर में बनता है, एंजियोटेंशन को एंजियोटेंशन 1 में रेनिन करता है। और जो रेनिन में फिर ACE लगता है जो एंजियोटेंशन 2 में आ जाता है। जो वासोकंस्ट्रिक्टर होता है एंजियोटेंशन 2 एक्टिवेट्स एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल कॉर्टेक्स रिलीज एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन कॉज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, और इससे BP बढ़ जाएगा। रेनिन एंजियोटेंशन मैकेनिज्म कहते हैं। मतलब कि समझो, अब ये जो BP है ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सुसु आने के। तो जब BP ज़्यादा हुआ तो सुसु नहीं आ रहा, BP ज़्यादा है तो सुसु नहीं आ रहा। तो जब ज़्यादा है तो हार्ट ANF करेगा जो डिक्रीज BP कर देगा तो सुसु आएगा। लेकिन जब एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड हो रहा होगा, मतलब जब BP कम हो गया, GFR कम हो गया, अब BP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू GFR। मतलब जब एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हो रहा है तो BP भी कम है, GFR भी कम है। तो दो चीज़ें हो सकती है, JG सेल और एक है ADH सेल, हाइपोथैलेमस ADH सेल। ADH सेल तो सीधा काम कर लेगा बाय डाययूरेसिस। और JG सेल का लंबा है कि एंजियोटेंसिन जो लीवर में बनता है वो रेनिन, JG सेल रेनिन बनाएगा जो एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में करेगा। अब एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में बदलेगा बाय ACE। अब एंजियोटेंसिन 2 ये वासोकंस्ट्रिक्टर है जो एड्रेनल कॉर्टेक्स को जगाएगा और एड्रेनल कॉर्टेक्स एल्डोस्टेरॉन बनाएगा और जिससे सोडियम और पानी रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे और BP और GFR बढ़ जाएगा, जिससे सुसु कम आएगा। इसे कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म।